सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन हम किसको कहते हैं, इक्वेशन क्या है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब इक्विलिटी साइन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। जब बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आपको इक्विलिटी साइन नज़र आता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे 8x + y - z और 8 के दरमियान हमें इक्विलिटी साइन नज़र आ रहा है। इसी तरह 2x + y + 9z और 12 के दरमियान इक्विलिटी साइन नज़र आ रहा है। और इसी तरह x - 7y + 2z और -4 के दरमियान हमें इक्विलिटी साइन नज़र आ रहा है। तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। अब इक्वेशन तो क्लियर है हमें, लीनियर इक्वेशन हम किसी कहते हैं। जब किसी इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन भी उसे हम कह सकते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास y है और तीसरा हमारे पास z है। और इन सब में हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। x का पावर भी हमारे पास 1 है, y का पावर भी 1 है और z का जो पावर है वो भी 1 है। लिहाजा इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इसमें कोई दो वेरिएबल x या y या zx या yz वगैरह मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है। लिहाजा ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो जब किसी इक्वेशन की वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन तो हमें क्लियर है कि ये एक तो इक्वेशन है और दूसरा इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो लिहाजा इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तीसरा जो हमारा यहाँ नेम यूज़ हो रहा है वो है साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए x, y और z ये 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। वही वेरिएबल सेकंड और थर्ड इक्वेशन में भी यूज़ हो रहे हैं। तो जब हमारे पास इक्वेशन एक से ज़्यादा हो और वेरिएबल हर एक इक्वेशन में सेम हो तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है इसीलिए हम इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पर हमने सिस्टम का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। तो सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ इक्वेशन 2 या 2 से ज़्यादा है, लिहाजा इसको हम सिस्टम कहते हैं। तो कंबाइनली इसको हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वेशंस हैं, ये लीनियर है, ये साइमल्टेनियस है और ये सिस्टम है, तो इसलिए हमने इसको सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। अब हमारा मेन मकसद क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करना। हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि आया इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हो रही हैं या जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल x, y और z है, यहाँ भी वेरिएबल x, y और z है, यहाँ पर भी वेरिएबल x, y और z है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और इक्वेशंस भी हमारे पास 3 है। तो x, y और z की वैल्यू फाइंड करना, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम तो यहाँ कहते हैं सॉल्व बाय जैकोबी आइटरेटिव मेथड दीज इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ जैकोबी आइटरेटिव मेथड। जैकोबी आइटरेटिव मेथड से पहले हमने क्रेमर रूल भी डिस्कस किया हुआ था, मैट्रिक्स मेथड भी हमने डिस्कस किया हुआ था, गाज एलिमिनेशन और गाज जॉर्डन मेथड भी हमने डिस्कस की थी, क्योंकि उसकी मदद से भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
आज हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, आइटरेटिवली सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, और उसके लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है जैकोबी मेथड। तो जैकोबी मेथड की मदद से आज हम ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जैकोबी मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन से x, सेकंड इक्वेशन से y और थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले तो x का इक्वेशन ये बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन से जब y की वैल्यू निकाले तो y का इक्वेशन ये बन जाएगा, और थर्ड इक्वेशन से जब z की वैल्यू निकाले तो z का इक्वेशन ये बन जाएगा। और जैकोबी आइटरेटिव मेथड के लिए जो इनिशियल सोल्यूशन होता है उसमें x की वैल्यू भी y है, 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। यानी आप लोगों ने x, y और z की जगह 0, 0, 0 पुट करना होगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ सिस्टम बी, हमने सिस्टम बी के राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट नहीं करनी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पुटिंग हम करते हैं वो सिस्टम बी के राइट हैंड साइड में करेंगे, और सिस्टम बी के राइट हैंड साइड में हमने अगर x, y और z की वैल्यू पुट करें तो आपको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे अगर ये हमारे पास सिस्टम बी है, यहाँ x इक्वल है 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस वाई प्लस जेड, तो यहाँ हमने y और z की जगह 0 और 0 पुट करना है। तो जब y और z की जगह हम 0, 0 पुट करें तो ये 8 माइनस 0 प्लस 0 बन जाएगा। तो 8 माइनस 0 प्लस 0 को हम 8 कहते हैं, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 तो ये 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 बन जाएगा, और इससे रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ x, y सेकंड इक्वेशन में x और z की जगह 0, 0 पुट करना है। तो यहाँ अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ मैं 0 पुट करूँ तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और आंसर हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 12.0 बन गया। इसी तरह अगर थर्ड इक्वेशन में मैं x और y की जगह 0 पुट करूं तो ये -4/2 बन जाएगा, और -4/2 से आंसर क्या आता है -2 आता है। सो इनिशियल जो सोल्यूशन है वो हम 0, 0, 0 लेंगे, x, y और z की वैल्यू 0 होंगी। तो राइट हैंड साइड में अगर हम x, y और z की वैल्यू पुट करें तो x का आंसर ये आता है, y का आंसर ये आता है और z का आंसर ये आता है। ये था हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन। अब हम इसके बाद सेकंड आइटरेशन करते हैं। सेकंड आइटरेशन में हम x, y और z की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं सिस्टम बी के राइट हैंड साइड में। लेकिन सेकंड आइटरेशन में अगर हम x की जगह 1, y की जगह 12 और z की जगह -2 पुट करें सिस्टम बी के राइट हैंड साइड में, तो x, y और z की वैल्यू डाइवर्ज होगी, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। क्योंकि ये जो सिस्टम A है हमारे पास ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, और डायगोनली डोमिनेंट की वजह से ये x, y और z की जो वैल्यू है वो डाइवर्ज होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट बनाना होगा। डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या है? डायगोनली डोमिनेंट का मतलब ये है, अगर यहाँ पर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लगाऊं तो यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 9, और यहाँ थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -7 और z का कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से मैंने x, y और z की कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ पे ये डायगोनल वैल्यू है, ये डायगोनल वैल्यू है और ये डायगोनल वैल्यू है। तो ये मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। डायगोनली डोमिनेंट हम किसको कहते हैं? अगर डायगोनल वैल्यूज के अलावा मैं तमाम वैल्यूज को एब्सोल्यूट करने के बाद ऐड करूं और वो लेस देन
आर इक्वल टू दिस डायगनल वैल्यू आ जाए तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, डायगनली डोमिनेंट कहते हैं। इस तरह इस इक्वेशन में भी और इस रो में भी। तो -1 और 1 को एब्सोल्यूट करने के बाद 1 और -1 को एब्सोल्यूट करने के बाद जब मैं ऐड करूं तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। और यहाँ डायगनल एलिमेंट 8 है तो इसका मतलब ये है कि 8 ग्रेटर देन 2 बनता है। इसी तरह यहाँ ये डायगनल वैल्यू है तो डायगनल वैल्यू के अलावा जो वैल्यूज है वो 2 और 9 है। 2 और 9 को अगर मैं ऐड करूँ तो वो 11 बनती है। और डायगनल वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन 11। सो चूँकि यहाँ पे 1 लेस देन 11 है तो इस वजह से ये हमारे पास डायगनली डोमिनेंट नहीं है। ये अगर ग्रेटर देन, ये डायगनल वैल्यू अगर ग्रेटर देन द सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ दिस वैल्यू अगर ग्रेटर आती हो तो तब ये हमारे पास डायगनली डोमिनेंट होगा। इसी तरह यहाँ 2 जो है ये हमारे पास डायगनल वैल्यू है। डायगनल के अलावा अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये 8 बनता है। एब्सोल्यूट करने के बाद ऐड करूँ तो ये 8 बनता है एंड 8 इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि डायगनल की वैल्यू बाज़ औक़ात तो ग्रेटर आ रही है और बाज़ औक़ात लेस आ रही है। जब डायगनल की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू दीज वैल्यू हो, जब हमारे पास डायगनल की वैल्यूज यहाँ पर अगर देखें ना तो ये डायगनल वैल्यू है। डायगनल वैल्यू अगर इन दोनों को मैं सम करता हूँ, सम के बाद ऐड करूँ तो ये लेस देन डायगनल वैल्यू आती है। इस तरह अगर ये दोनों लेस देन आती और ये दोनों लेस देन आती और ये दोनों भी लेस देन डायगनल वैल्यू आती तो ये सिस्टम हमारे पास फिर डायगनली डोमिनेंट होता। अगर इक्वल भी आ जाए तो उसको हम डायगनली डोमिनेंट कहते हैं, अगर ग्रेटर देन आ जाए तो उसको हम स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ ये सिस्टम जो है ये डायगनली डोमिनेंट नहीं है और ना ही स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस सिस्टम को डायगनली डोमिनेंट बनाना होगा, उसके बाद आपने x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इस सिस्टम को डायगनली डोमिनेंट बनाना चाहूं, अगर इस सिस्टम को हम डायगनली डोमिनेंट बनाना चाहें तो क्या करते हैं, हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी जगह पे, इन दोनों को हम इंटरचेंज करें तो हमारे पास ये बनता है। अगर इस सिस्टम को मैं मैट्रिक्स में चेंज करूं तो x का कोफिशिएंट 8 1 -1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 -7 2 और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 2 1 9। ये मैट्रिक्स अब हमारे पास डायगनली डोमिनेंट है, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं ऐड एब्सोल्यूट करने के बाद ऐड करूं तो 2 आता है एंड 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, बल्कि ग्रेटर देन आता है। इसी तरह डायगनल वैल्यू यहाँ पे -7 है तो -7 को एब्सोल्यूट करने के बाद इसको हम 7 कहते हैं। 1 और 2 को अगर ऐड करें तो 3 आता है तो 7 इज ग्रेटर देन 3। इसी तरह यहाँ डायगनल वैल्यू 9 है, इन दोनों को एब्सोल्यूट करने के बाद अगर ऐड करूँ तो ये 3 बनती है एंड 9 इज ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डायगनल वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन द समेशन ऑफ अदर वैल्यूज। जो यहाँ पर जो डायगनल वैल्यूज है, यहाँ पर जो डायगनल वैल्यू है, यहाँ पर जो डायगनल वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर है द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो इस केस में जब डायगनल वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू द सम ऑफ अदर वैल्यूज आ जाए तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, डायगनली डोमिनेंट कहते हैं। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगनली डोमिनेंट है। तो जब सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को आप लोगों ने जैकोबी मेथड से सॉल्व करना हो तो आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो जैकोबी मेथड के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, सिस्टम को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में चेंज करना, और यहाँ हमने इस सिस्टम को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में चेंज किया हुआ है। इसके बाद आपने इस इक्वेशन से x, इस इक्वेशन से y और इस इक्वेशन से z की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास सिस्टम D बन जाएगा और इनिशियल सोल्यूशन हमारे पास x, y और z के लिए क्या है, 0 0 0 है, यानी x, y और z की वैल्यू क्या होगी, जैकोबी आइटरेटिव मेथड में 0 0 और 0 होगी।
तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपने सिस्टम बी के राइट हैंड साइड में एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है, तो उसको हम फर्स्ट आइट्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पर वाई और जेड की जगह अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा मूव करूँ तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने y और z की जगह क्या पुट किया हुआ है, 0 0 पुट किया हुआ है और उससे x की वैल्यू 1 आ रही है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में आप लोगों ने x और z की जगह 0 पुट करना है। तो जब हम 0 पुट करें और इसको सॉल्व करें तो y की वैल्यू 0.571 आती है। और इसी तरह सिस्टम बी के थर्ड इक्वेशन में भी आपने x और y की जगह 0 पुट करना है। तो जब मैं 0 पुट करता हूँ सोल्यूशन के बाद z की वैल्यू 1.33 आ रही है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट आइट्रेशन। ये वैल्यूज हमारे पास इनिशियल वैल्यूज थी, इनिशियल सोल्यूशन था। अब हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन से x, y और z की न्यू वैल्यूज आ रही है। तो सेकंड आइट्रेशन में हमने x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 नहीं बल्कि x की जगह 1, y की जगह 0.51 और z की जगह 1.333 पुट करेंगे। अब सिस्टम डी के राइट हैंड साइड में अगर हम x, y और z की ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ y और z, y की वैल्यू 0.571 और z की वैल्यू 1.333। तो x इस इक्वेशन में जब हम y और z की वैल्यू पुट करते हैं तो x का ये सोल्यूशन हमारे पास आता है। y के लिए इस इक्वेशन में हम x और z के ये न्यू वैल्यूज पुट करेंगे। तो x और z की जब हम न्यू वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं y के लिए तो y की न्यू वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। और इस तरह z के लिए z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x और y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू z में पुट कर लो तो आपके पास z की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास सेकंड आइट्रेशन। इसके बाद होगा थर्ड आइट्रेशन, फिर फोर्थ आइट्रेशन, फिर फिफ्थ आइट्रेशन। इसी तरह सिक्स्थ आइट्रेशन में आपके पास x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू ये आ जाएगी और z की वैल्यू ये आ जाएगी। और फाइनली सेवंथ आइट्रेशन जब हम करते हैं तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू भी ये आ जाएगी और z की वैल्यू ये आती है। इस तरह सेम जिस तरह हमने फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यूज पुट की, सेकंड आइट्रेशन में वैल्यू पुट की, अब सेकंड आइट्रेशन में x, y और z की न्यू वैल्यूज आ रही है। तो थर्ड आइट्रेशन में हमने ये वैल्यूज पुट नहीं करनी, थर्ड आइट्रेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। फिर थर्ड आइट्रेशन में अगेन न्यू वैल्यूज आ जाएंगी तो उस वैल्यू को हम फोर्थ में, फोर्थ वाली को फिफ्थ में, फिफ्थ वाली को सिक्स्थ में और सिक्स्थ वाले को सेवन में पुट करते हैं। अब सेवन पे हम यहाँ स्टॉप कर चुके हैं, सेवंथ आइट्रेशन पे हम अपने सोल्यूशन को स्टॉप कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन जो है कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए 1.0001 इज इक्वल टू 1.000, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ये दोनों भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। यहाँ z और z के दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। जब x की वैल्यू कन्वर्ज करती हो x से, y की वैल्यू कन्वर्ज करती हो y से और z की वैल्यू कन्वर्ज करती हो z से, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे सोल्यूशन जो है कन्वर्ज हो रहा है। क्योंकि x की इस वैल्यू में और x की वैल्यू में जो एरर है वो बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर भी एरर कम है, यहाँ पर भी एरर कम है। तो जब x, y और z की वैल्यू दो कंसेक्टिव आइट्रेशन में कन्वर्ज करती हो तो तब हमने अपना सोल्यूशन क्या करना है, स्टॉप करना है। तो ये जो x की वैल्यू है 1, यहाँ y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इस सिस्टम A का क्या है, सोल्यूशन है। तो सिस्टम A का सोल्यूशन हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 आ रही है। थैंक यू।